नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं बच्चों, वो है अनुच्छेद लेखन। आज की कक्षा में हम सभी अनुच्छेद लेखन के बारे में पढ़ेंगे और बहुत ही संक्षेप में हम ये समझेंगे कि अनुच्छेद लेखन क्या होता है और हम इसे कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात कि अनुच्छेद है क्या। देखिए बच्चों, अगर मैं बहुत ही संक्षेप में बताऊं, एक पंक्ति में अगर आपको समझना है कि अनुच्छेद है क्या, तो आप उसे इस तरह से समझ लीजिए कि छोटा निबंध। हालांकि वो निबंध नहीं है, निबंध और अनुच्छेद में फर्क है, लेकिन अगर आपको बिल्कुल संक्षेप में समझना है, तुरंत समझ जाना है कि अनुच्छेद क्या है, तो आप ये समझ लीजिए कि छोटा निबंध। आप अपनी बोर्ड की परीक्षा में 200 से 250 शब्दों में निबंध लिखते हैं, लेकिन अनुच्छेद जो होता है वो उसका ठीक आधा हो जाता है, बल्कि उससे भी कम हो जाता है। आपकी बोर्ड परीक्षा में लगभग 70-80 शब्दों में अनुच्छेद लिखने के लिए पूछा जाने वाला है। हम सभी कक्षा 9वीं में जब आपको पढ़ाया करते थे, तो याद करिए कि आप सभी बच्चों ने अनुच्छेद लिखना सीखा था। आपको वो पाठ याद होगा, माटी वाली। उस पाठ में विस्थापन की समस्या पर एक अनुच्छेद लिखिए, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा गया था और सभी शिक्षकों ने सभी कक्षाओं में यह बताया था कि अनुच्छेद क्या होता है। तो बस आप जल्दी से समझने के लिए ये समझ जाइए कि जब हम किसी विषय पर, किसी टॉपिक पर बहुत छोटी सी बात लिखते हैं, बहुत छोटा विस्तार करते हैं उसका और कम शब्दों में लिखते हैं, तो उसे हम कहते हैं अनुच्छेद। लेकिन अनुच्छेद की जो असली परिभाषा है वो क्या है? किसी भी एक विषय के किसी एक पहलू पर जब हम बातचीत करते हैं तो उसे अनुच्छेद कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में इसे हम आर्टिकल कहते हैं। फिर से समझिए, जब किसी विषय पर हम लिखते हैं तो उसके किसी एक पक्ष पर जब हम प्रकाश डालते हैं तो उस एक पक्ष को कहते हैं अनुच्छेद। जैसे कि एक हम बड़ा निबंध लिख रहे हैं, तो उस निबंध में किसी एक विषय के कई आयामों पर हम चर्चा करते हैं, तमाम डायमेंशंस पे बातचीत करते हैं। ठीक है, तो किसी एक पक्ष पर जब हम बात करेंगे तो उसे अनुच्छेद कहेंगे। ठीक है, बहुत आसान मामला है। तो अब आप समझिए कि अनुच्छेद कितना मतलब आसान है लिखना, कि जब आप निबंध लिखते थे तो बहुत विस्तार करते थे और अनुच्छेद लिखते हैं तो उसके किसी एक भाग के बारे में लिखते हैं। अच्छा, अब परीक्षा में अनुच्छेद लेखन आता है तो उसके विषय कैसे होते हैं, उसके टॉपिक कैसे होते हैं। कुछ टॉपिक मैंने नोट किए हैं बच्चों आपको लिखवाने के लिए, मैं उसे यहाँ पे लिखता हूं। आपको लगेगा कि ये बिल्कुल निबंध जैसा ही विषय है, लेकिन जब आप गंभीरता से देखिएगा तो उस विषय में जो 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 विषय आपको दिया गया है अनुच्छेद लिखने के लिए, आप देखेंगे तो उसमें एक ही दो बात आपसे पूछी जा रही है, विस्तार से बात नहीं की जा रही है। तो कुछ महत्वपूर्ण मैंने मेहनत करके और थोड़ा कई किताबों से मिला करके देखा है कि किस तरह के अनुच्छेद लेखन परीक्षा में आ रहे हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण विषय हो सकते हैं। मैं उसे यहाँ पे लिख देता हूं, आप चाहें तो उसे उतार लें। जैसे कि मानिए कि मैं यहां लिख देता हूं कि अनुच्छेद लेखन के महत्वपूर्ण विषय। अब जैसे मान लीजिए कि एक है समय का सदुपयोग, इस पर आप अनुच्छेद लिख सकते हैं। ये बहुत ही सामान्य और अक्सर पूछा जाने वाला विषय है। फिर नैतिक शिक्षा का महत्व, नैतिक शिक्षा का महत्व। फिर है बाल श्रम बढ़ता
महत्व और यहाँ पे देख लीजिए कंप्यूटर बड़ी जरूरत। और एक मुझे विषय बहुत अच्छा लग रहा है, वो भी लिख देता हूं, कोरोना ने दिखाई दिशा। देखिए बच्चों, ये कुछ विषय मैं आज सोचा कि कुछ विषय यहां पर इकट्ठा करूं जिस पर आप अनुच्छेद लिख सकते हैं। समय का सदुपयोग, नैतिक शिक्षा का महत्व, बाल श्रम, ध्वनि प्रदूषण, नदियों का महत्व, विस्थापन की समस्या, अनुशासन अत्यंत आवश्यक, मोबाइल फोन का बढ़ता महत्व, कंप्यूटर बड़ी जरूरत, कोरोना ने दिखाई दिशा। अब ये जो विषय है बच्चों, इसमें आप इन विषयों में से किसी एक पर या इससे मिलता जुलता अगर कोई विषय हो तो उस पर आपको अनुच्छेद लिखने के लिए परीक्षा में आ सकता है। अब अनुच्छेद लिखें कैसे, सवाल ये है कि आपसे मैंने बता दिया कि सामान्य तौर पर आप ये कह सकते हैं कि अनुच्छेद जो है निबंध का छोटा भाई है। फिर मैंने आपको ये बता दिया कि अनुच्छेद जो है वो किसी विस्तार में जब हम जाते हैं तो किसी एक पक्ष की जब हम बात करते हैं तो उसे हम अनुच्छेद कहते हैं। फिर मैंने ये कह दिया कि किसी विषय पर अपनी संक्षेप में राय रखने की कला जो होती है उसे हम अनुच्छेद कहते हैं। ठीक है, अनुच्छेद लिखा कैसे जाए? पहली बात तो यह है बच्चों की अनुच्छेद लेखन और निबंध लेखन में फर्क है। जब आप निबंध लिखते हैं तो आपको कई बिंदु दिए होते हैं और आप जो है हेडिंग डाल डाल करके निबंध लिखते हैं। अनुच्छेद में हेडिंग डालना जरूरी नहीं है, या मैं ये कहता हूं कि जब आप अनुच्छेद लिखते हैं तो हेडिंग डालने से बचें, क्योंकि अनुच्छेद लिखने का वो तरीका नहीं है। अनुच्छेद जो है वो पैराग्राफ बदल करके लिखा जाता है और एक अनुच्छेद में अधिकतम 3 पैराग्राफ लिखे जा सकते हैं। बहुत ज्यादा अगर आप लिखेंगे, मान लीजिए कि 20-20, 30-30 शब्दों के भी अगर एक पैराग्राफ आप बनाते हैं तो 3 पैराग्राफ बनाएंगे तो आपके 90 शब्द हो जाएंगे। ठीक है, अगर 80 शब्दों में लिखने के लिए कहा गया है तो आप 90 लिख सकते हैं। बहुत ज्यादा अगर आपकी बात नहीं समाप्त हो रही है तो 95 लिख सकते हैं, लेकिन 100 सवा 100 मत जाइए, बहुत ज्यादा हो जाता है। तो शब्द सीमा का आपको पालन करना चाहिए। फिर हम निबंध की शुरुआत भूमिका से करते हैं, लेकिन आम तौर पर जब हम अनुच्छेद लिखते हैं तो हमें भूमिका लिखने की जरूरत नहीं होती है। भूमिका कैसे लिखते हैं वो तो आपको मालूम ही है। संक्षेप में बता देता हूं कि हम निबंध में क्या कुछ लिखने जा रहे हैं उसे हम एक पैराग्राफ में बताते हैं कि आज इस निबंध में हम इस तरह से बातचीत करेंगे, इस निबंध के इस पक्ष को हम समझेंगे। ये हम एक परिचय देते हैं ना, निबंध लिखने का परिचय हम देते हैं। अनुच्छेद में वो नहीं होता। लेकिन मैंने देखा है, कई गाइड मेरे पास हैं, कई प्रकाशकों की नई नई किताबें मेरे पास हैं, मैंने देखा है कि उन प्रकाशकों ने भूमिका दिया हुआ है। उसमें जो 3 बिंदु देते हैं ना, वो 3-4 बिंदु जो निबंध में आपको दिए जाते हैं वो बिंदु उसमें भी आपको अनुच्छेद में भी दिए गए हैं और भूमिका भी दी गई है। तो मेरा ये आपको सुझाव है कि आप भूमिका नाम से कोई हेडिंग मत डालिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अधिकतम 3 पैराग्राफ, बहुत ज्यादा हुआ तो चौथे पैराग्राफ में 2 लाइन या 2.5 लाइन आप जा सकते हैं, इससे ज्यादा आप मत लिखिए। अर्थात आपकी जो परीक्षा है उसकी जो कॉपी है उस कॉपी में एक पन्ने में आप अपना अनुच्छेद संपन्न कीजिए। अगर आपकी बड़ी राइटिंग है तो आप 1.5 पन्ने में जा सकते हैं, इससे ज्यादा मत जाइए। और आप गिनिए, आप एक औसत रखिए कि एक लाइन में अगर आप 10 शब्द लिखते हैं तो सोचिए कि 8 लाइन में आपका अनुच्छेद समाप्त हो गया। अगर एक पंक्ति में अगर आप 10 शब्द लिखते हैं तो 8 लाइन में एक पंक्ति में 6 शब्द लिखते हैं तो आप जोड़ लीजिए, है ना, 14-15 पंक्तियों में आपका अनुच्छेद समाप्त हो जाएगा। अगर आप बहुत छोटा लिखते हैं, बहुत छोटा छोटा अक्षर लिखते हैं, तब तो पौन पन्ने में आपका अनुच्छेद समाप्त हो जाएगा। तो समय सीमा का पालन करिए। निबंध में आप बहुत भावनाओं में उतर जाते हैं, खूब बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं, है ना, आपके पास शब्द कम माने आपके पास मैटर कम पड़ने लगता है। कैसे मैं निबंध को बढ़ाऊं, कैसे मैं निबंध को बढ़ाऊं।
लेकिन अगर आप निबंध में से फालतू की चीजें निकाल दीजिएगा तो जो बचेगा वो 100 शब्द ही बचेंगे। तो बिल्कुल बांध करके लिखिए। अब मैं आपको बता दूं कि जैसे समय का सदुपयोग है, तो इसमें जो 3 बिंदु दिए होंगे वो क्या क्या दिए होंगे, चलिए मैं आपको बताता हूं। जैसे समय का सदुपयोग है तो मान लीजिए पहला दे दिया भूमिका, निबंध आप लिखे हैं तो इसी तरह से दिया जाता है ना, भूमिका। दूसरा समय का उपयोग, तीसरा दुरुपयोग से हानि, और मान लीजिए तीसरा मैंने दे दिया दुरुपयोग से हानि किस तरह समय को बांटें। मान लीजिए ये 1 2 3 4 बिंदु मैंने आपको दे दिए है ना। तो आप ये कह रहे हैं कि सर आपका कहना यह है कि भूमिका मत लिखिए। आप, मेरा ये कहना है कि आप अलग से भूमिका मत लिखिए, आप भूमिका को इन्हीं में मिला दीजिए। मैंने आपसे कहा ना कि 3 पैराग्राफ बस आप लिखिए और आपको हेडिंग देने की जरूरत नहीं है। अनुच्छेद में कभी भी हेडिंग्स नहीं दी जाती है, पैराग्राफ बदला जाता है और स्पष्ट दिखना चाहिए कि आप पैराग्राफ बदल रहे हैं, ठीक है। और बिल्कुल आपको लफाजी बात लिखने से अच्छा है कि एकदम टू द पॉइंट बात लिखें। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको यहां पर 1 2 3 बिंदु दे दिए। समय का उपयोग, इस पर आप 20 शब्दों में लिख दीजिए। समय का सदुपयोग बहुत आवश्यक है। यदि हम समय का सदुपयोग नहीं करेंगे तो समय हमारे हाथ से निकल जाएगा। एक बार समय हमारे हाथ से निकला तो वह समय दोबारा आता नहीं है। कहा गया है ना कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बहुरी करेगा कब। तो इस तरह से हमें समय को पकड़ कर रखना चाहिए, उसके साथ तालमेल मिलाकर चलना चाहिए। फिर आप पैराग्राफ चेंज करें, दुरुपयोग से हानि। यदि हम समय का दुरुपयोग करेंगे तो समय हमारा दुरुपयोग करेगा, हमें उठा करके मुख्य धारा से समय बाहर फेंक देगा, हम पीछे छूट जाएंगे, समय आगे निकल जाएगा। और लोग जो समय के साथ चल रहे हैं वो हमसे काफी आगे निकल जाएंगे और हम धीरे धीरे पीछे छूटते चले जाएंगे। एक बार हम पीछे छूटे तो फिर समय के साथ तालमेल मिला पाना बड़ा दुष्कर कार्य होगा, और विद्यार्थियों के लिए तो यह और भी दुष्कर होगा। एक दिन जब कोई विद्यार्थी पढ़ना छोड़ता है तो उस दिन की पढ़ाई अगले दिन पर टल जाती है, और अगले दिन की पढ़ाई और जो टली हुई पढ़ाई है वो मिलकर के 2 गुनी हो जाती है। किस तरह समय को बांटे, आइए अब हम इस पर चर्चा करते हैं। हेडिंग मत दीजिए, यहीं से शुरू कीजिए, किस तरह से समय को बांटे, आइए हम इस पर बात करें। हम सुबह के समय को, दोपहर के समय को, शाम के समय को 3 भागों में बांट सकते हैं, और हर भाग में 2-2 घंटे स्वाध्याय के लिए निकाल सकते हैं। इस तरह यदि हम समय का सदुपयोग करें तो खेल भी सकेंगे, पढ़ भी सकेंगे, और हम हमेशा सफल होते रहेंगे। तो बच्चों इस तरह से देखिए, मैंने संक्षेप में आपको बता दिया। इसी तरह से नैतिक शिक्षा का महत्व है ना, नैतिक शिक्षा बहुत जरूरी, इसमें भी देंगे कि भूमिका, नैतिक शिक्षा क्या है, नैतिक शिक्षा क्यों जरूरी है, नैतिक शिक्षा नहीं मिले तो क्या हो जाएगा, और फिर आप अंत में निष्कर्ष लिख दीजिए। इसी तरह से बाल श्रम है, बाल श्रम क्या है, बाल श्रम क्यों है, बाल श्रम किसके कारण है, किसकी लापरवाही है ना, बाल श्रम से बच्चों का क्या नुकसान हो रहा है, बाल श्रम से समाज का क्या नुकसान हो रहा है। बहुत ही 2-2 लाइन लिखते चले जाएंगे आप, 80 शब्द हो गए बड़े आराम से। ध्वनि प्रदूषण, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप लिखेंगे कि ध्वनि प्रदूषण आज के समाज की सबसे बड़ी समस्याओं में एक है। जहां देखिए वहीं डीजे का प्रयोग किया जा रहा है, डीजे में बड़े बड़े बॉक्स लगते हैं, उससे जो निकलने वाली ध्वनि है वो आसपास के लोगों को मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित करती है। हृदयाघात की भी समस्या डीजे की ध्वनि से बढ़ जाती है। डीजे में जो बजने वाला बेस है वो पूरे शरीर को हिला देता है। अक्सर पूजा समारोहों में हम बड़े बड़े स्पीकर में गाने बजते हुए सुनते हैं, जो आसपास के लोगों को बहुत पीड़ित करता है। अक्सर हम जब गणपति विसर्जन या दुर्गा पूजा के विसर्जन के लिए जाते हैं तो बड़े बड़े ट्रकों में डीजे लगा होता है, ध्वनि विस्तारक यंत्र लगा होता है। इसके अलावा सार्वजनिक समारोहों में जोर जोर से गाना बजाया जाता है। लोग अपने घरों में
जोर जोर से टेलीविजन पर कार्यक्रम सुनते हैं, ये जो तेज ध्वनि वाले कार्यक्रम है वो हमारे दिमाग पर असर डालता है, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, और चिड़चिड़ा मनुष्य जो है वो कभी सही निर्णय नहीं कर पाता है ना। मनुष्य को एक निश्चित अवधि के लिए शांति की जरूरत होती है, खास तौर पर रात में तो उसे अत्यंत शांति की जरूरत होती है। और ध्वनि प्रदूषण के जो और भी बड़े स्रोत हैं, जैसे मोटरों के हॉर्न, मोटरों की आवाज, यह सब कुछ ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आता है। इससे समाज को नुकसान है, इस पर तुरंत रोक लगाया जाना चाहिए। हमारे देश के वरिष्ठतम न्यायालय ने, उच्चतम न्यायालय ने आदेश पारित किया है कि एक निश्चित आवृत्ति से अधिक की ध्वनि प्रसारित नहीं की जा सकती, उसका पालन करना हमारा फर्ज है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। नदियों का महत्व क्या है, ये तो आप बचपन से भूगोल में पढ़ते चले आ रहे हैं। विस्थापन की समस्या, जब आदमी रोजगार के लिए या बीमारी से त्रस्त होकर के या कहीं बांध बन रहा है और बाढ़ का पानी आ रहा है, उससे बचने के लिए, है ना, अनेक कारण होते हैं। अच्छे अवसरों की तलाश में जब एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाता है तो उसे हम विस्थापन कहते हैं। वो एक समस्या है, क्योंकि मनुष्य जो है, आदमी अपना घर द्वार छोड़ के दूसरी जगह चला जाता है, उसे नए सिरे से बसना होता है, नए लोग, नया जगह, है ना, नया वातावरण, उसमें बसना होता है। वो उखड़ सा जाता है, व्यक्ति टूट सा जाता है ना। फिर अनुशासन बहुत आवश्यक है। अब आपसे ज्यादा कौन जानेगा कि अनुशासन क्या, क्यों जरूरी है, कितना जरूरी है। तो इस तरह से जो भी विषय आपको अनुच्छेद लिखने के लिए आ रहे हैं बच्चों, उसे आप गंभीरता से पढ़िए। देखिए, अनुच्छेद लिखने से पहले आप जो 2 या 3 विषय आपको दिए होते हैं और उसके 3-3 और भी उप विषय उसके दिए होते हैं, जिसमें आपको उसका विस्तार करना है। तो जब भी आप अनुच्छेद लिखने जाएं, आप 5 मिनट के लिए अपनी आंख बंद कर लीजिए, किसी एक विषय के बारे में सोचिए, कोई भी एक विषय जिससे आप थोड़ा बहुत भी जानते हैं। मान लीजिए 3 विषय है, उन तीनों में से कौन सा आप सबसे ज्यादा जानते हैं, उसको अपने दिमाग में बिठाइए, आंख बंद करिए और उसके बारे में सोचिए कि ये भी हो सकता है, इससे यह भी हो सकता है, इसका कारण यह हो सकता है, इसके प्रकार ये हो सकते हैं, और पेंसिल से उसको कहीं नोट करते चलिए। आपका जो क्वेश्चन पेपर होता, आंसर शीट होता है ना, उस आंसर शीट में ही आप पेंसिल से आपके दिमाग में जो आ रहा है ऊपर रफ लिख करके और उस पर नोट करते चलिए। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके पास बहुत सारे टॉपिक आ गए डिटेल करने के लिए। फिर आप उन सारे टॉपिक को अपने दिमाग में, आप उसका क्रम जमाइए, किस क्यू में लिखना है हमको, उसका क्रम जमाइए। ये सारा काम 5 से 6 मिनट में हो जाएगा बच्चों। और उसके बाद खूब आराम से एक एक टॉपिक को खूब बढ़िया से, 3 या 4 ही तो सोचना है आपको, 3-4 टॉपिक सोचना है उसके बारे में। कोई भी विषय दिया हो तो उसके बारे में 3 या 4 तरह से आपको सोचना है, और 3 या 4 पैराग्राफ में आप 80 से 90 शब्दों में आप एक अच्छा शानदार अनुच्छेद लिख देंगे। ठीक है, अब आइए बात करते हैं कि अनुच्छेद लिखने में क्या क्या सावधानियां बरतनी होती है। पहली बात तो यह बच्चों कि आप खूब सुंदर ऊपर में हेडिंग दीजिए, जिस पर आप अनुच्छेद लिखने जा रहे हैं। अच्छे अक्षरों में अनुच्छेद, ऊपर लिखिए अनुच्छेद लेखन, फिर नीचे लिखिए विषय। चलिए मैं यहाँ मिटा करके आपको दिखा देता हूं। देखिए, मान लीजिए कि आपका जो उत्तर पत्रक है, आंसर शीट है, उसमें जो ऐसे लाल लाइन होती है, ऐसे हाशिया, मार्जिन, ये मान लीजिए कि आपका उत्तर पत्रक है। ठीक है, अब आप यहां से अनुच्छेद लिखने जा रहे हैं, तो आप यहां पर लिखिए अनुच्छेद लेखन। ठीक है, उसके बाद आप नीचे ऐसा अंडरलाइन करिए। उसके बाद यहां पर लिखिए विषय।
किस विषय पर आप अनुच्छेद लिख रहे हैं उसको यहां लिख दीजिए। आप चाहे तो पेंसिल से उसको भी अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा दिखाइए आप उसको। अब आप यहां से लिखना शुरू कर दीजिए ऐसे। ये मान लीजिए कि आपका पहला पैराग्राफ हो गया, फिर उसके बाद दूसरा पैराग्राफ, फिर उसके बाद तीसरा पैराग्राफ। बस आपका अनुच्छेद समाप्त हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पंक्तियां आपने लिखी हैं। और मान लीजिए कि एक एक पंक्ति में अगर 7-8 शब्द भी आप लिखते हैं तो 12 पंचे 60, 12 छक 72, 12 सत्ते 84। अगर 7 का भी औसत लेते हैं तो 12 पंक्तियों में आप 84 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 12 से अगर आप ज्यादा लिखते हैं तो 15 पंक्तियों में लिख दीजिए, है ना। 15 छक्का 90। अगर एक एक पंक्ति में आपके 6-6 शब्द भी आते हैं तो 15 छक्का 90। बस इतना ही आपका अनुच्छेद लेखन है। तो इसको देखने से क्या होगा कि जो परीक्षक होंगे उनको तुरंत समझ में आ जाएगा कि आप अनुच्छेद लेखन कर रहे हैं, आपका विषय ये है और आपने ये यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। आप किस तरह से अपनी कॉपी को आकर्षक बना सकते हैं ये आप पर निर्भर करता है। दूसरी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है, शब्द सीमा का ध्यान रखना। 80 शब्दों में है, आप 85 लिखिए, 90 लिखिए, लेकिन 150 मत लिखिए, ठीक है। उसको भांजिए मत, आप बहुत लफाजी मत करिए, उसमें सटीक बात लिखिए ताकि आप कम शब्दों में अधिक से अधिक जानकारी दे सकें। यही कला है अनुच्छेद लिखने की। कम से कम पंक्तियों में अधिक से अधिक बात बता देना, यही अनुच्छेद लेखन की कला है। तीसरी बात, मात्राओं की गलतियां नहीं होनी चाहिए। मात्राओं की गलतियां होंगी तुरंत नंबर कटेंगे आपके, क्योंकि अनुच्छेद में सिर्फ परीक्षक को एक पन्ना पढ़ना है। निबंध में थोड़ा लंबा पढ़ना पड़ता है तो वो जल्दी जल्दी देख लेते हैं, लेकिन इसमें तो बहुत आराम से वो एक पन्ना तुरंत पढ़ लेंगे। तो ज्यादा नंबर कटने की संभावना होती है इसमें अगर आप मात्राओं की गलती करेंगे तो वो मत करिए। अच्छी हैंड राइटिंग बनाइए, अच्छा वाक्य बनाइए, और क्या बताऊं मैं, है ना। तो खूब अच्छे से लिखिए। यही है अनुच्छेद लेखन, कुछ ज्यादा नहीं है, छोटा सा निबंध लिखने जैसा है। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मुझसे व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं, मुझे फोन कर सकते हैं, आपके पास मेरा नंबर है, ठीक है बच्चों। तो इस कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। मैं कुछ और वीडियो आपको, छोटे छोटे वीडियो, 5-5 मिनट के वीडियो भेजूंगा। आप एक एक सब्जेक्ट को तुरंत 5 मिनट सुने, आपकी तैयारी होगी। तो जल्दी जल्दी परीक्षा की तैयारी करने के लिए क्या किया जाए, तो उस पर मैं 5-5 मिनट के एक एक टॉपिक पर वीडियो बना के भेजूंगा, उसे आप जरूर देखिएगा, ठीक है। इस कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।